जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें मैं आपको अभ्यास कराऊंगा स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? पहले प्रश्न में कहा गया, गोल्डन ट्रायंगल नारकोटिक तस्करी क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल क्या है। देखो, गोल्डन ट्रायंगल ना 3 देश हैं जो जिनकी अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो वो एक ट्रायंगल के शेप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र है, ये अफीम उत्पादन के लिए और सिंथेसिस ड्रग्स जो बनते हैं, संश्लेषित जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, उनके उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है गोल्डन ट्रायंगल। इसमें आपका थाईलैंड, म्यांमार और लाओस शामिल है, जबकि वियतनाम गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वियतनाम गोल्डन ट्रायंगल में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम की राजधानी क्या है, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई, ये काफ़ी एग्जाम में आता है आपके, हनोई। और यहाँ की मुद्रा को डोंग कहा जाता है, डोंग। क्लियर, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपाइडो, नेपाइडो। और यहाँ की मुद्रा है क्यात। तो ये भी आप याद रखना है, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में वियतनाम नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में शून्य आधारित बजट अर्थात जीरो बेस्ड बजटिंग का जनक किसको माना गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपके ऑप्शन है पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, बीपी सिंह या प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भारत में शून्य आधारित बजट की जो पहली बार पेशकश हुई थी वो 1987 में हुई थी। और डॉक्टर बीपी सिंह को भारतीय शून्य आधारित बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। शून्य आधारित बजट ये होता है कि सरकार अपने पिछले वित्त वर्ष के जो भी खर्चे, जो भी आमदनी थी, उसको सबको भुला देती है और नए वित्त वर्ष के लिए जीरो से एकदम बजटिंग शुरू करती है। तो ये शून्य आधारित बजट, इसका जनक माना गया डॉक्टर बीपी सिंह। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए ना कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय बजट प्रणाली का जनक है जेम्स बिल्सन। जेम्स बिल्सन एक अंग्रेज ही अर्थशास्त्री है और इसको भारतीय बजट का जनक माना जाता है। क्लियर, याद रखना ये भी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया? मानव शरीर में कूपिका किस तंत्र का हिस्सा है? दोस्तों, कूपिका या एल्वियोली क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे फेफड़े के अंदर ना गुब्बारे जैसी वायु थैलियाँ होती हैं, गुब्बारे जैसी थैली होती है। और इस थैली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, उनका विनिमय होता है। तो एल्वियोली हमारे किसका हिस्सा हो गया? तो ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है। एल्वियोली हमारे फेफड़े के अंदर पाई जाने वाली गुब्बारे जैसी थैलियाँ होती हैं जिनमें गैसों का विनिमय होता है। तो ये स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक का ना एक नाम और भी है। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये विश्व बैंक का दूसरा नाम है। और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना, वो कहाँ पर है आपका? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबल इकोनॉमिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ये भी आप याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो है आपका IMF। क्लियर, ये आप याद रखना। WTO की बात करूँ, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, तो ये जेनेवा में है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर होगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक है। क्लियर। 1882 में
भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। रिपन जो है ये उदारवादी दृष्टिकोण वाला मतलब गवर्नर जनरल वायसराय रहा भारत का, तो ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अपनी डॉक्ट्रिन लैब्स की नीति के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, राज्य हड़प नीति जिसको कहा गया है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और भारत की जो पहली रेल चली थी ना, वो किसके टाइम में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के। तो रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? एल्बिडो का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है सौर विकिरण का परावर्तन, वायुमंडलीय दाब, समुद्र जल की लवणता या पवन की गति। दोस्तों एल्बिडो के बारे में बता दूं, देखो ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है और जो परावर्तित हो जाता है, जैसे ये सूर्य की रोशनी आई और ये वापसी हो गई, तो सूर्य का परावर्तित होने वाला प्रकाश वो क्या है? वो एल्बिडो होता है। तो ये सौर विकिरण का परावर्तन होता है एल्बिडो। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि एल्बिडो क्या है। तो सूर्य का वो प्रकाश जो हमारी धरती से टकराकर वापस हो जाता है उसको एल्बिडो कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं उनके मौलिक अधिकार सीमित हैं और यह प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। संसद को इसकी शक्ति दी गई है, वो है आर्टिकल आर्टिकल 33, ठीक है, 33 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो वो है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हो सकती है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित करने के लिए संसद को शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 33 देता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ब्लू माउंटेन या फैंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों ब्लू माउंटेन या फैंगपुई के बारे में बात करूं तो ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिजोरम। दोस्तों मिजोरम के बारे में आपको बता दूं, इसको ना पहले लुसाई हिल भी कहा जाता था। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य को लुसाई हिल भी कहा जाता है? मिजोरम को। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल, ठीक है, ये भी आप याद रखना। मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है दम्पा, दम्पा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम में एक डांस बड़ा फेमस है चेराम डांस, चेराम डांस जिसको बैम्बू डांस भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो फैंगपुई ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गिफन वस्तुएं क्या होती हैं? दोस्तों गिफन वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी डिमांड जो है ना वो मूल्य बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो गिफन वस्तुओं के बारे में आप याद रखिए, अपवाद होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मूल्य बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। गिफन वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका डिमांड मूल्य बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है? दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? तो आंसर होगा 10वें मंडल में, ठीक है, 10वें मंडल में। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति है जिसमें क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और ब्राह्मण, शूद्र, इनकी उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें कोई प्रभावी नहीं मानी जाती हैं आज के टाइम में। तो पुरुष सूक्त का वर्णन वो आपका 10वें मंडल में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किए गए थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हमने संविधान में जोड़े, वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और मौलिक कर्तव्य जो है ना ये संयुक्त नहीं, सोवियत संघ से हमने ये अडॉप्ट किए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार हमारे संविधान में लिया गया वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा गया आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका से। क्लियर, याद रखना। आपसे पूछा जाए तो दोस्तों संविधान के बारे में बता दूं, संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पूछी गई, तो मौलिक कर्तव्य आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, खगोल विज्ञान में पल्सर क्या होते हैं? दोस्तों पल्सर ऐसे तारों को कहा जाता है जो बहुत तेजी से घूमते हैं, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पल्सर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब भी मैं बात करता हूँ खगोल विज्ञान की, क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी गैलेक्सी में है? तो आप याद रखना, मिल्की वे। मिल्की वे हमारा जो सौरमंडल है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, हमारा मंगल है, तो ये जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे। दुग्ध मेखला इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, 23 अगस्त को ना भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी होता है। 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस। क्लियर। तो हमसे पूछा गया, तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सरदार पटेल। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करूँ तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति, संविधान सभा की जो कार्यवाही संचालित होती थी उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। हमसे पूछा था प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन का संबंध किससे है? दोस्तों जब भी हम कार्टोग्राफिक शब्द देखें तो आपका आंसर होगा मानचित्र। मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो भारत का ना मानचित्र आप इस तरह का देखते होंगे, एक रफली में बना के आपको बता देता हूँ। ये भारत का मानचित्र। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के मानचित्र को सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल के द्वारा भारतीय जो मानचित्र है इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, इसका रूपांकन किया गया था। तो जेम्स रेनेल आप याद रखना। और कार्टोग्राफी आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, मानचित्र बनाने की कला कार्टोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है? दोस्तों कंप्लीट जस्टिस की बात कौन से अनुच्छेद में की गई? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है, अनुच्छेद 142। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 137। अगर क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 137 में क्या है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत इसमें आता है। न्यायिक पुनरावलोकन में ये बात की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में कोई गलत फैसला दे दिया गया है तो वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, कि फैसला सही हुआ है या गलत हुआ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में है, तो ये आप याद रखना। और पूर्ण न्याय की हम जब भी बात करते हैं तो 142 में। ठीक है, 142। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? लॉरेंज वक्र यानी कि लॉरेंज कर्व का उपयोग अर्थशास्त्र में क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों जब भी हम लॉरेंज कर्व की बात करते हैं तो ये आय की असमानता को मापता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आय की असमानता मापने का एक पैरामीटर है लॉरेंज वक्र। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? इतिहास में दस्तक प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किससे था? दोस्तों दस्तक जो होते हैं ना, दस्तक एक तरह से अधिकार है। अधिकार कैसे है कि आपको अगर आप ट्रेड भारत में करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए छूट दे दी गई है। तो व्यापार में जो टैक्स लगता था उससे छूट के लिए दस्तक राइट दिए गए थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, व्यापारिक शुल्क से छूट का परमिट, ये दस्तक राइट से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दस्तक राइट क्या होते थे। तो दस्तक राइट वो राइट थे जिसके तहत भारत में व्यापार करने पर जो टैक्स लिया जाता था उसमें छूट दी गई थी। ठीक है, ये अंग्रेजों को मिले थे दस्तक राइट। तो इतिहास में दस्तक राइट का संबंध व्यापारिक शुल्क से छूट का परमिट है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? संसद में गिलोटिन शब्दावली का क्या अर्थ होता है? दोस्तों जब भी हम गिलोटिन शब्दावली की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है, संसद को स्थगित करना, बिना चर्चा के विधायी प्रस्तावों पर मतदान करना, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदस्य का निष्कासन। तो ग्लोटिन प्रक्रिया की जब भी हम बात करते हैं तो ग्लोटिन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बिल को
अधिक समय तक या बिना चर्चा के बहस किए हुए उस पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? बिना चर्चा के विधायी प्रस्तावों पर मतदान करना ये गिलोटिन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है और इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ कि गिलोटिन प्रक्रिया क्या होती है। तो आप अच्छे से इसको रट लेना, याद कर लेना कि बिना चर्चा के विधायी प्रस्तावों पर मतदान करना या कराना वो आपका गिलोटिन प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन कभी आए कि भारत में जो संसद है, संसदीय प्रणाली है, वो कहाँ से ली गई? तो हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। क्लियर, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और भावनाओं अर्थात मेमोरी और इमोशन के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, हिप्पोकैम्पस या पोन्स। तो दोस्तों जब भी हम मेमोरी और इमोशंस की बात करते हैं तो वो होता है हमारा हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हिप्पोकैम्पस। ये हमारा पैरिटल लोब में स्थित होता है और ये हमारी याददाश्त बनाए रखने के लिए, रास्तों को याद रखने के लिए, अपने परिवेश को पहचानने के लिए ये काम करता है। अगर हिप्पोकैम्पस खराब हो जाए तो आपकी याददाश्त का लॉस हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, आप रास्ते नहीं पहचान पाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके कौन है वो नहीं पहचान पाएंगे। तो आपकी ये याददाश्त का सेंटर होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों सेरिबेलम लिखा गया है। सेरिबेलम जो है ना ये पोस्चरिंग करने में हमारी हेल्प करता है। पोस्चरिंग का मतलब होता है सीधा खड़ा होने में। अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया तो अल्कोहल का सेवन करने से ये काम करना बंद कर देता है सेरिबेलम, और इसी कारण जो व्यक्ति है वो झूम के इधर उधर मतलब झूमने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पोस्चर खराब हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, वो है आपका हिप्पोकैम्पस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दक्कन के पठार में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, वेसाल्ट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। तो कई बार आपको बताए हैं कि दक्कन के पठार की जो चट्टान है वो वेसाल्टिक लावा से बनी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब वेसाल्टिक लावा। दोस्तों मैं आपको बता दूं दक्कन के पठार में ना दक्कन ट्रैप मिलती है। ठीक है, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप कुछ नहीं है, काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है इंडियन ज्योग्राफी से कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, नर्मदा के दक्षिण में। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको 20 प्रश्नों का अभ्यास कराया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर, और फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।